विद्यार्थी मित्र, हिंदी अध्यापक भाई बहन एवं हिंदी प्रेमियों को मच्छिंद्र विषय का सादर अभिवादन। नमस्कार। हिंदी की नवी की किताब है हिंदी लोक भारती और इसमें जो पहली कविता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो पहली कविता है उसका शीर्षक है चांदनी रात। विद्यार्थी मित्रों, यह कविता लिखी है भारत के सुप्रसिद्ध कवि जिन्हें राष्ट्र कवि से जाना जाता है वह मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। हिंदी साहित्य के लिए आपका योगदान बहुत बड़ा है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने नाटक, कविता, निबंध इसमें बहुत सारा लेखन किया है। खास तौर पर आपने खड़ी बोली हिंदी के लिए बहुत योगदान दिया है और उसके प्रचार प्रसार में आपने भारत भारती ये जो काव्य खंड लिखा जिसे लेकर आपको राष्ट्र कवि माना जाने लगा। आपकी कविताओं में मानवीय संवेदनाएं, नारी के प्रति आस्था या नारी के प्रति करुण भावना ओतप्रोत भरी रहती है। विद्यार्थी मित्रों, इसी कवि की पंचवटी एक काव्य खंड कृति है। उस खंड काव्य का कुछ अंश हमारे सामने चांदनी रात इस शीर्षक में आया हुआ है। इस कविता में प्रकृति के विभिन्न छटाओं का वर्णन किया हुआ है, साथ ही साथ चांदनी रात का भी मनोरम वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। ये जो खंड काव्य है वो पंचवटी इससे लिया गया है। इस काव्य कृति के संदर्भ में एक घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसी संदर्भ को लेकर यह आज की कविता हमारे सामने प्रस्तुत है। रामायण तो सभी जानते हैं। इसमें राम को 14 साल का वनवास हुआ। लक्ष्मण के साथ अयोध्या से निकलकर पंचवटी के जंगल में आकर बसने लगे। वहां आने के बाद उन्होंने एक झोपड़ी बनाई और वहां पर ही वनवास काटने लगे। उसी दौरान एक घटना हो जाती है। इसका संदर्भ पूर्व में है जहां पर सीता का स्वयंवर हुआ था। इसमें रावण भी उपस्थित था और रावण वहां पर हार गया था। रावण जब वापस अपनी श्रीलंका में जाता है तो वहां पर की घटना जो घटी थी अयोध्या में उसका जिक्र करता है और बता देता है कि सीता बहुत सुंदर है और राम ने उसे वर लिया है। ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद राम की बहन शूर्पणखा, वो भी बहुत सुंदर थी, उसके मन में इच्छा हुई कि जाकर वह सीता को देखे और इसलिए वह श्रीलंका से निकलकर राम, सीता, लक्ष्मण को ढूंढते हुए पंचवटी में आ जाती है। वहां जब वो पहुंची तो मध्याह्न रात हुई थी, चांदनी रात थी और जब वहां पर पहुंची तो उसने जो भी वहां पर देखा, जो अनुभव किया, वही बात मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर प्रस्तुत की है। वास्तव में शूर्पणखा यह सब कुछ देख रही है। तो आइए शूर्पणखा ने क्या क्या देखा और कौन कौन सी बातें वहां पर हुई, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर चांदनी रात इस कविता के माध्यम से किया हुआ है। चलिए आरंभ में मैं इस कविता का वाचन करता हूँ। इस कविता को मैं गाकर सुनाने की कोशिश करता हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंधव नीरानंद है वो कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर।
और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। अंतिम पंक्तियां देखिए। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस प्रकार से वहां पर चांदनी रात का बहुत सुंदर वर्णन हमारे सामने किया हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, इसमें कुछ नए शब्द आए हैं, उन शब्दों का अर्थ मैं बता देता हूं और उसके बाद हम भावार्थ देखेंगे। देखिए, चारु इस शब्द का अर्थ है सुंदर। चंद्र का तो आप अर्थ जानते हैं, चांद। चंचल यानी नटखट। फिर है जल यानी पानी। थल यानी जमीन। फिर अगला शब्द है अवनी। अवनी यानी कि भूतल, धरती। अंबर यानी आसमान। पुलक इस शब्द का अर्थ है आनंद, प्रगट, व्यक्त करना। हरित यानी कि हरा भरा। तृण यानी कि घास। नोक यानी कि यहाँ पर हरित तृणों की नोक यानी कि घास की पत्तियां जो होती है उसका ऊपरी हिस्सा। फिर मंद यानी कि धीरे धीरे। पवन यानी हवा, और उसके ऊपर एक शब्द है तरु। तरु का अर्थ होता है वृक्ष। आगे देखिए, निस्तब्ध यानी कि जो स्तब्ध नहीं है, ऐसे निस्तब्ध। स्वच्छंद, उन्मुक्त, स्वैर जिसके ऊपर किसी का बंधन न हो। सुमंद, सुमंद का अर्थ होता है धीरे धीरे, होले होले। गंध का अर्थ सुगंध। नीरानंद, नीर आनंद, यह पर उपसर्ग है। नीर अधिक आनंद, जहां पर आनंद न हो, निरानंद। फिर अगले पद्यांश में देखिए, नियति, यहाँ पर प्रकृति अर्थ है। नटी का अर्थ है अभिनेत्री या नर्तकी। कार्यकलाप, संचालन, व्यवहार, कामकाज। एकांत, अकेला या अकेलेपन का भाव। अगले पृष्ठ पर देखिए कुछ शब्द। बिखेरना, पसारना जिसे हम कह सकते हैं। फिर बटोरना, जमा करना, इकट्ठा करना। सवेरा यानी सुबह। रवि शब्द का अर्थ है सूरज। अगला है विरामदायिनी, आराम प्रदान करने वाली। संध्या यानी शाम। शून्य शाम यानी कि जहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसे अंधकार रूपी संध्या। तनु, तनु यानी कि शरीर, ये कल्पना की है। फिर छलकाना, चमकाना। अगली पंक्तियों में देखिए शब्दार्थ। पंचवटी, 5 वटों का समूह, जहां पर यह राम, लक्ष्मण और सीता रुके हुए थे। पर्ण यानी पत्तियां। कुटीर यानी झोपड़ी। सम्मुख मतलब सामने। शिला यानी कि पत्थर, काला पत्थर कहा भी जाता है, बहुत बड़ा, उसे शिला भी कहा जाएगा। धीर, धीरज रखने वाला, वीर, योद्धा। निर्भीक, निडर, मना का अर्थ मानो, लगना, इस अर्थ से है। फिर अगली पंक्तियों में धनुर्धर, जिसके हाथ में धनुष्य जिसने थामा है वह धनुर्धर, जिसके हाथ में धनुष और बाण है। भुवन यानी कि पूरा जगत, संसार। भोगी, उपभोग लेने वाला, स्वीकारने वाला। कुसुमायुध, कुसुमायुध का अर्थ होता है अनंग या कामदेव। यहाँ पर योगी शब्द का अर्थ है सन्यासी। दृष्टिगत यानी कि दिखाई देता है। इस प्रकार से कुछ शब्द जो है नए और जो कठिन लगते हैं अक्सर बच्चों को, तो उनका अर्थ मैंने बता दिया है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम कविता के भाव की ओर चलते हैं। जब शूर्पणखा पंचवटी में पहुंचती है तो वहां पर क्या देखती है? तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है, जलथल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अवनी और अंबर तल। वो देखते कि मध्याह्न रात हुई है
और आसमान में सुंदर चांद की चंचल किरणें इधर उधर बिखरी हुई है। और वो जो किरणें हैं मानो ऐसा लग रहा है कि वह खेल रही है। और वो कहाँ कहाँ खेल रही है? तो जल थल में खेल रही है, पानी में भी बिछी हुई है, बिखरी हुई है, जमीन पर भी बिछी हुई है। इतना ही नहीं, वहाँ जो जमीन है उसी जमीन पर ही नहीं, तो यहाँ पर आगे वो कहती है कि ये जो चारों चंद्र की सुंदर चांद की किरणें जो है वह आसमान और धरती तक पूरे सभी जगह पर बिछी हुई है। अवनी और अंबर तल में, आसमान के तल पर बिछी हुई है, धरती पर बिछी हुई है, ऐसा वो कहती है। फिर वहां पर वो देखती है कि अंधेरी रात में धीरे धीरे हवा बह रही है, और हवा बहने के कारण वहां पर जो घास है वह घास हिल रही है, जो पेड़ है वो पेड़ भी हिल रहे हैं, और जिसके कारण उसे ऐसा लगता है कि पुलग प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। शूर्पणखा को लगता है कि यह चांदनी रात में मंद हवा बहने के कारण इसका मानो वो आनंद ले रही है, आनंद प्रकट करती है, व्यक्त करती है। और वो भी कैसे? ये धरती आनंद प्रकट करती है, वो भी कैसे? तो हरित तृणों की नोकों से, हरी भरी घास हिल रही है, पेड़ पौधे जो है वह धीरे धीरे जो हवा बह रही है उसकी वजह से हिल रहे हैं। तो ये चांदनी रात का आनंद प्रकट ये धरती कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर आगे शूर्पणखा सोचती है, वह आश्चर्य व्यक्त करती है कि इतना सुंदर, इतनी सुंदर चांदनी रात बिछी हुई है, धरती यहाँ पर अपना काम कर रही है, प्रकृति यहाँ पर अपना काम कर रही है। तो कल्पना करती है कि ऐसी कौन सी जगह होगी। आश्चर्य व्यक्त किया है, प्रश्न नहीं किया है। तो वह कहती है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है ही निस्तब्ध निशा। क्या सुंदर चांदनी रात है, और कितनी सुंदर यह निस्तब्ध शांत रात है। यहाँ पर निशा का अर्थ होता है रात। और ऐसे में यह हवा जो है वो अपने साथ धीरे धीरे सुगंध लेकर बह रही है, जिससे यह पूरी रात सुगंधमय हो गई है, आनंदित हो गई है। ऐसी अवस्था में वो सोचती है कि ऐसी कौन सी जगह होगी इस धरती पर जहां पर आनंद न हो, निरानंद है कौन दिशा। वहां पर आनंद नहीं है, ऐसी दिशा कोई हो ही नहीं सकती है। यह आश्चर्य व्यक्त यहाँ पर किया हुआ है। फिर वो शूर्पणखा सोचती है कि अरे देखो, सभी पूरा संसार जो है वो सो गया है, लेकिन दूसरा संसार जो है वो जाग रहा है, वो है प्रकृति रूपी संसार। जीव जगत भले ही सो गए, पशु पक्षी कीटक मनुष्य सभी सो गए हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी प्रकृति है, दूसरा संसार है, दूसरा जगत है, उसका तो कार्यकलाप यानी कि उसका संचालन, उसका कार्य चल रहा है। और वह देख कर वह कहती है, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पर कवि ने कहा है कि भले जीव जगत सो गया हो, मनुष्य प्राणी पशु कीटक ये सभी सो गए हैं, लेकिन प्रकृति रूपी नटी जो है, नर्तकी है, वो झूम झूम कर अपना काम बराबर कर रही है। लेकिन कैसे? तो एकांत भाव से, अकेले चुपचाप, किसी को बिना समस्या खड़ी किए, किसी को बिना परेशान किए वो अपना काम कर रही है। इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। यहाँ पर शूर्पणखा देखती है कि मध्याह्न रात हो चुकी है और इस धरती पर ओस की बूंदें गिरने लगी हैं। वह देखने के बाद उसे ऐसा लगा कि है बिखेर देती वो सुंदरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोरे लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। चांदनी रात में, मध्याह्न रात में वहां पर ओस की बूंदें गिरने लगी है, और वह देखकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे इस प्रकृति ने इस धरती पर ये ओस रूपी मोती जो है वो बिखेर दिए हैं। और जैसे सुबह हो जाती है, सूरज की किरणें आकर उन्हें भाप बनाकर बटोर लेती है। ऐसी कल्पना यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। आगे वो कहते हैं कि जैसे यह सूरज पूरे दिन भर रुकता है और शाम जैसे हो जाता है, तो एक संध्या को एक सुंदर रूप देकर चला जाता है। क्योंकि संध्या तो आरामदायी होती है, विरामदायी होती है, क्योंकि दिन भर हम काम करके शाम को आराम करते हैं। और उस बात को लेकर यहाँ पर शूर्पणखा के माध्यम से उन्होंने कहा, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। जैसे ही ये सूरज संध्या होने के बाद ढल जाता है, तो इस शाम को एक नया रूप देकर चला जाता है, और यह आरामदायी संध्या उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पर उन्होंने शून्य शाम का प्रयोग किया है।
कि जैसे संध्या हो जाती है तो सभी काम धाम बंद हो जाते हैं और सभी लोग आराम करने चले जाते हैं और इस बगैर उजियाले के ये जो रात है उसे एक नया रूप देकर चले जाते हैं। यहाँ पर तनु रात के रूप को, रात के शरीर को एक नया रूप देकर जाता है। जैसे चंद्रमा आकर आता है, चांदनी उसकी बिखेर जाती है, तो मनमोहक दृश्य ये शाम सूर्य जो है वह शाम को देकर चला जाता है। फिर आगे ये सब कुछ उसे शूर्पणखा कल्पना में यह करती है। फिर वह देखती है कि वहां पर एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी को देखकर और उसके सामने एक धीर वीर एक सन्यासी बैठा हुआ है। वास्तव में वो सन्यासी लक्ष्मण है। तो ये उसे देखकर, उस झोपड़ी को देखकर वह वर्णन करती है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। वह देखती है कि उस पंचवटी के छाया में एक पेड़ पत्तों की घास फूस का शूर्पणखा देखती है कि पंचवटी की छाया में एक झोपड़ी बनी है और वो झोपड़ी किससे बनी है तो घास पत्तियां इनसे बनी है और बाहर लक्ष्मण पहरा दे रहा है। और यह देखकर वह कहती है कि उस पंचवटी की छाया में बहुत सुंदर पत्तियों की झोपड़ी बनाई गई है और उसके सामने एक वीर धीर धारिष्ट जिसमें है ऐसा निर्भीक होकर, निडर होकर उस जंगल में पहरा दे रहा है और वह भी एक सुंदर स्वच्छ शिला पर बैठकर। अंत में वह कहती है, जाग रहा है यह कौन धनुर, जबकि भुवन वर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पर शूर्पणखा कहती है कि अरे ये पूरा संसार सो गया है, जो जीव जगत है वो सो गया है, लेकिन अकेला यह कौन ऐसा योगी है, सन्यासी है जो कामदेव की तरह लगता है। यह ऐसा लग रहा है कि संसार का सारा सुख वो उपभोग रहा है। ऐसा सन्यासी वहां पर अकेला इस निर्जन वन में बैठा हुआ है और पहरा दे रहा है। वो कौन है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो लक्ष्मण है। तो वह कल्पना करते कि यह कौन है कि जो बहुत ही सुंदर एक कामदेव की तरह दृष्टिगत होता है, नजर में आ रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन वर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ऐसे भाव शूर्पणखा के मन में आते हैं और इन सभी भावों को उस सुंदर चांदनी रात का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी इस काव्य खंड के द्वारा हमारे सामने रखा हुआ है। वास्तव में मैंने आपसे बात की कि यह जो बात है शूर्पणखा के मन में जो आया है वह कल्पना के तौर पर मैथिली शरण गुप्त जी ने हमारे सम्मुख रखा हुआ है। तो इस प्रकार से इस कविता का भावार्थ है। मुझे विश्वास है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के संबंधी यदि आपके मन में कोई सुझाव है, इस कविता के संबंधी कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि यह वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों को, अपने छात्रों को, अपने अध्यापक भाई बहनों को शेयर कीजिए और इसे सभी तक पहुंचाने में सहायता करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विश्वास के साथ आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे, इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका मच्छिंद्र बापू बिसे, सातारा महाराष्ट्र से। नमस्कार, धन्यवाद।